इंडिया में पिछले 1 से 1.5 साल में हुए इलेक्शंस के इस शेड्यूल को ध्यान से देखिए। साल 2022 में फरवरी में गोवा और उत्तराखंड में इलेक्शंस हुए। उसके कुछ दिनों बाद ही उसी महीने में पंजाब में इलेक्शंस हुए। उसके अगले महीने में यूपी और मणिपुर में इलेक्शंस हुए। फिर उसी साल नवंबर में हिमाचल प्रदेश में इलेक्शंस हुए और फिर दिसंबर में गुजरात में। साल 2023 में आ जाते हैं तो फरवरी के महीने में नॉर्थ ईस्ट के कई सारे स्टेट्स में इलेक्शंस हुए और रिसेंटली कर्नाटका में इलेक्शंस खत्म हुए ही है। और इसी साल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम में भी इलेक्शंस होने वाले हैं। अब आपको ये लिस्ट जितनी लंबी दिख रही है, एक्चुअली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इंडिया में इतने ज्यादा इलेक्शंस होते हैं कि इंडिया हर साल एक इलेक्शन के मोड में ही रहता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक रूल है कि इंडिया में जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं तब आप कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकते। और इंडिया में हर साल 3 से 4 इलेक्शंस तो एटलीस्ट होते ही है। तो सोचिए कि कितने टाइम तक हमारे उन स्टेट्स में डेवलपमेंट बंद रहता है। और इलेक्शंस कंडक्ट कराने में खर्चा ही बहुत ज़्यादा होता है। 2014 के लोकसभा इलेक्शंस कराने में 3870 करोड़ रुपीस का खर्चा हुआ था। और हर स्टेट का इलेक्शन कराने में भी एटलीस्ट 300 करोड़ रुपीस तो लगते ही है। और इंडिया में इतनी ज़्यादा बार इलेक्शंस होते हैं कि आपने देखा होगा हमारे जो न्यूज़ चैनल्स है वहाँ पर भी ज़्यादातर बार पॉलिटिकल न्यूज़ ही चलती है। मतलब बाकी न्यूज़ भी आती है लेकिन काफ़ी कम। तो हम क्या ये सारे इलेक्शंस को एक साथ नहीं करा सकते जैसा पहले हुआ करता था इंडिया में? अगर आपको ये जानना है कि इंडिया में पहले ऐसे इलेक्शंस होते थे और इसके बाद में ये कंटिन्यू होना बंद क्यों हो गया, तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। वैसे मैंने देखा है कि आप में से जो 94% हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद में वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो पहले समझते हैं इंडिया के इलेक्टोरल सिस्टम को। इंडिया में जो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शंस मतलब जिसमें आप और मैं वोट दे सकते हो। तो पहले लोकसभा के इलेक्शन जिसमें हम अपने पसंद के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट को चूज़ करते हैं। दूसरे स्टेट असेंबली के इलेक्शन जिसमें हम ये चूज़ करते हैं कि हमें हमारे स्टेट के लिए कौन सा चीफ मिनिस्टर चाहिए। और तीसरे लोकल बॉडी के इलेक्शंस जिसमें जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है उसमें कौन सी पार्टी रूल करेंगी हमारे शहर में, हम वो चूज़ करते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि ये सारे इलेक्शंस अलग अलग टाइम पर होते हैं 5 साल के पूरे स्पैन में। तो हम इन इलेक्शंस को एक साथ करा सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की जो पॉलिसी है वो इसी आइडिया को सपोर्ट करती है। जैसे आप पहले अपने लोकसभा के पोलिंग बूथ पर गए जहाँ पे आपने पहले अपने पीएम कैंडिडेट को वोट कर दिया और उसके बाद में अगले पोलिंग बूथ पर गए जहाँ पे आपने अपने स्टेट के लिए अपने चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट किया। या तो फिर कुछ लोग ये भी सजेस्ट करते हैं कि 1 महीने के अंदर ही 15 दिन में पहले पूरे इंडिया के लोकसभा के इलेक्शंस हो जाए और फिर अगले 15 दिनों में लोगों के स्टेट के लिए चीफ मिनिस्टर के इलेक्शंस हो जाए। लेकिन इंडिया में पहले ये सिस्टम फॉलो होता था, तो ये आगे कंटिन्यू क्यों नहीं हुआ? कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद में 1951, 1962 और 67 में साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते थे। मतलब स्टेट असेंबली और लोकसभा के इलेक्शंस साथ में ही होते थे। लेकिन फिर 1960s में इंडिया में थोड़ी इंस्टेबिलिटी रहने लगी। 1962 में इंडिया ने चाइना के साथ अपना पहला वॉर लड़ा और इस वॉर में इंडिया को काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करने पड़े जिसमें हमने अपने जवानी नहीं खोए बल्कि इंडिया को इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए थे। और इसके बाद में हमारी इकोनॉमी बहुत ख़राब कंडीशन से गुजर रही थी। फिर 1964 में इंडिया के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी भी डेथ हो गई। जिसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने और उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के अगले साल ही इंडिया ने पाकिस्तान के साथ और एक वॉर लड़ा। फिर 1966 में मतलब जवाहरलाल नेहरू की डेथ के 2 साल बाद ही लाल बहादुर शास्त्री जी की भी डेथ हो गई। इसके बाद में इंदिरा गांधी एक ऐसी कंट्री की प्राइम मिनिस्टर बनी जो इकोनॉमिकली काफ़ी वीक थी। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि हम अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन खुद नहीं कर पा रहे थे और अपना अनाज या फिर फूड ग्रेन्स यूएसए से इंपोर्ट कर रहे थे। और इस टाइम पर जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी इसके कारण लोगों का भरोसा गवर्नमेंट के ऊपर से थोड़ा उठता जा रहा था और इस रीज़न से इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आने लगी। जैसे इसी ड्यूरेशन में 1968 के अराउंड कई सारे स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी वो डिसॉल्व होने लगी। मतलब यहाँ की गवर्नमेंट फॉल हो गई। अब गवर्नमेंट का डिसॉल्व होना मतलब क्या होता है? कोई भी पार्टी जब किसी स्टेट में जीत कर आती है तो उसका मतलब ये होता है कि उस स्टेट के जो ज़्यादातर सीट्स है उसके ऊपर उनके एमएलएस इलेक्ट होकर आए हैं। अब अगर ये एमएलएस 5 साल का टेनर पूरा होने के पहले ही अगर छोड़कर चले जाते हैं उनकी पार्टी को तो उनकी मेजोरिटी तो चली जाएगी। मतलब इनडायरेक्टली उनकी गवर्नमेंट गिर जाएगी और स्टेट असेंबली जो है उसे डिसॉल्व करना पड़ेगा और वहाँ पर फिर से इलेक्शंस करने पड़ेंगे। और 1968 में 2 स्टेट्स के साथ में यही हुआ। फिर 1969 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो उस वक्त इंडिया की रूलिंग पार्टी थी उसमें भी स्प्लिट देखने को मिला उनके पार्टी के पॉलिटिशियंस के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और ओपिनियंस को लेकर। इसके बाद में जब पार्टी में स्प्लिट हो गया उसके बाद में भी इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर तो थी लेकिन उनकी गवर्नमेंट काफ़ी वीक थी। इसलिए दिसंबर 1970 में इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने का प्रस्ताव रखा और उसके बाद 1971 में इंडिया में फिर से इलेक्शंस हुए जबकि इलेक्शंस होने वाले थे 1972 में। इसके बाद 5 साल बाद इलेक्शंस हुए
और उसके बाद में कई सारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो थी स्टेट की, वो इसी तरह से डिसॉल्व होने लगी और इंडिया में जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस का सिस्टम था वो पूरी तरह से ख़राब हो गया। लेकिन आज के टाइम पर भी कुछ पार्टीज डिमांड कर रही है कि हमें ये सिस्टम वापस लाना चाहिए। पर क्या इस सिस्टम को वापस लाने के कुछ फ़ायदे भी है? पहले आते इकोनॉमिक फ़ायदे। तो अगर हम बार बार इलेक्शंस कराते, इसमें गवर्नमेंट को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बार बार फंड्स देने पड़ते हैं। अगर हम एक साथ सारे इलेक्शंस कराते तो अभी के सिस्टम के मुकाबले तब फंड्स की रिक्वायरमेंट लगभग हाफ हो जाएगी। इससे पॉलिटिकल पार्टीज़ के एक्सपेंसेस भी कम हो जाएंगे इलेक्शन के दौरान। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर पार्टी के ऊपर एक लिमिट लगाती है कि वो किसी भी इलेक्शन के दौरान इससे ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते, पर कोई भी पार्टी इस लिमिट को एक्सीड करती ही है। ऑन एन एवरेज हर पार्टी 70,000 करोड़ रुपीस खर्च करती है एक इलेक्शन के कंडक्ट होने में। पॉलिटिकल पार्टीज में जो करप्शन होता है इलेक्शन जीतने के लिए, उसके बारे में तो हम जानते ही है। तो अगर हम बार बार इलेक्शन कराएंगे तो ब्लैक मनी का जो आउटफ्लो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं तब डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टेंटली इलेक्शंस होने के कारण पार्टीज का ध्यान अपने स्टेट में डेवलपमेंट करने पर नहीं बल्कि इलेक्शंस जीतने पर रहता है। और बार बार इलेक्शंस होने के कारण पार्टीज अपने रूलिंग स्टेट में शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेती है। जैसे अगर किसी पार्टी ने एक स्टेट में अपनी गवर्नमेंट बनाई और उसके कुछ महीनों बाद ही किसी और स्टेट में इलेक्शंस है, तो वहाँ पर वो ऐसे शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाएंगे जिससे वो वहाँ पर लोगों को खुश करके वहाँ पर इलेक्शन जीत सके। इस कारण से उस पर्टिकुलर स्टेट में डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म प्लान्स कभी बनते ही नहीं है। और हर इलेक्शन के दौरान जब भी कोई पार्टी कैंपेन्स करती है तो कई बार पॉलिटिशियंस ऐसे रिलीजियस इशूज़ पर ऐसे कई सारे भाषण दे देते हैं जिससे एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाता है। तो अगर हम एक ही बार सारे इलेक्शंस करा लेते हैं तो ऐसे इश्यूज जो है वो बार बार उठकर नहीं आएंगे। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन के इतने ज़्यादा फायदे, तो हम अब तक इसे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? दरअसल इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस है। पहले तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को एक ऐसा ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा इस पूरे टॉपिक को लेकर। फिर उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के कई सारे आर्टिकल्स में अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। जैसे एक आर्टिकल ये कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट किसी स्टेट में अगर फॉर्म होती है तो उसका टेन्योर 5 साल का तो रहना ही चाहिए। जैसे पिछले ही साल यूपी में बीजेपी ने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी और अगर हम अगले ही साल वन नेशन वन इलेक्शन करा लेते तो उनका जो टेनर है वो तो 2 साल का ही रहेगा। तो इस रीज़न से ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट चला जाएगा। इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, जिसके लिए हमें एक बिल पास करना होगा पार्लियामेंट के थ्रू, जो काफ़ी टफ काम है क्योंकि इसे अपोजिशन पार्टीज़ काफ़ी ज़्यादा अपोज करेगी। और अपोजिशन पार्टीज़ वन नेशन वन इलेक्शन को जो अपोज कर रही है उनके पॉइंट्स भी काफ़ी ज़्यादा वैलिड है। एक्चुअली इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है कि यहाँ पर रीजनल इशूज़ काफ़ी अलग है और पूरे देश के इशूज़ काफ़ी अलग है। अगर हम एक ही बार सारे इलेक्शंस कराते तो जो नेशनल इश्यूज है वो रीजनल इश्यूज को ओवरशैडो कर देंगे और वो इतना ध्यान में नहीं आएंगे लोगों के। उसी के साथ जो नेशनल पार्टीज है उनके पास में फंड ज़्यादा होते हैं तो वो ज़्यादा बड़े तरीके से कैंपेन्स कर सकते हैं और रीजनल पार्टीज के पास इतने फंड्स नहीं होते। तो नेशनल पार्टीज एक इलेक्शन कराने के कारण अपना डोमिनेंस ज़्यादा रखेंगी स्टेट पार्टीज के ऊपर। फ्रीक्वेंटली इलेक्शंस होते रहने से जिस भी पार्टी की लोकसभा में गवर्नमेंट है उनके ऊपर एक चेक रहता है कि वो क्या सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। अगर वो नहीं कर रहे तो वो किसी और स्टेट में जीत कर नहीं आएंगे। और एक साथ सारे इलेक्शंस कराने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इंडिया में करंटली 12 से 13 लाख EVMs है जो अभी यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन अगर हमें एक साथ सारे इलेक्शंस कराने हैं तो लगभग 30 लाख EVMs की तो एटलीस्ट ज़रूरत पड़ेगी। उसके साथ में पैरामिलिट्री सिक्योरिटी फोर्सेस की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और अगर हमें वो करना है तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स करने पड़ेंगे इन फोर्सेस के। और एक बार ये इलेक्शंस हो जाते हैं तो उन रिक्रूट्स का हम आगे 5 साल में किस तरह से यूज़ करेंगे। कई लोगों ने ये सजेस्ट किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा प्रेशर ना आए, उसके लिए हम इलेक्शंस 2 फेजेस में करा सकते हैं। जैसे अगले ही साल हम लोकसभा के इलेक्शंस मई के महीने में करा दे और नवंबर और दिसंबर में सारे स्टेट असेंबली इलेक्शंस उसी टाइम पर करा दे। इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर एक साल में पूरा बर्डन नहीं आएगा। और एक इशू ये उठकर आता है कि अगर किसी स्टेट असेंबली या फिर कोई लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो उसे वहाँ पर हमें फिर से इलेक्शंस कराने ही पड़ेंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या एक्यूरेट सॉल्यूशन है ये अब तक तैयार नहीं हुआ है। तो वन नेशन वन इलेक्शन क्या सही है या फिर गलत? इसके बहुत सारे फायदे भी है और बहुत सारे नुकसान भी है। और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले हमें डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वीडियो वन नेशन वन इलेक्शन को ना ही सपोर्ट करता है और ना ही उसके अगेंस्ट जाता है। मैंने बस आपके सामने सारे पॉइंट्स रख लिए ताकि आप खुद डिसाइड कर सको क्या ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए या फिर नहीं।